अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हसन जफर और ये है फेडरल पोस्ट। हमारे साथ आज मौजूद हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं हमारे साथ, जनाब अशफाक तौला साहब। तौला साहब रहे हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड चेयरमैन रिफॉर्म्स एंड रिसोर्स मोबिलाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, और प्रेसिडेंट रहे हैं इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के, एंड करंटली ही इज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ साउथ एशियन फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। तो तौला साहब, वेलकम टू आवर टॉक टुडे। थैंक यू जी। मैं आपके सामने जो इस वक्त सिचुएशन है वो मैं रख देता हूँ। ये है कि जी इस वक्त जो बदलता हुआ सियासी मंजरनामा है उसमें सबसे बड़ा मसला मईशत का है, और जो इस वक्त हुकूमत बनने जा रही है उन्हें ये सिचुएशन फेस करनी होगी कि आईएमएफ का $3 बिलियन का जो प्रोग्राम था वो अगले महीने खत्म हो जाएगा और 24वें आईएमएफ प्रोग्राम की तरफ बढ़ जाएंगे हम। दोस्त ममालिक और आईएमएफ की तरफ से जो हमें कर्जे मिले थे, जो वहां से फंड्स आए थे, उससे ज़र मुबादला के ज़खायर इस वक्त हमारे पास $8 बिलियन के करीब हैं, जो तकरीबन 2 माह की दरामदाद के लिए बमुश्किल पूरा कर सकेंगे। इस 2 माह के अरसे में यानी अप्रैल तक $1 बिलियन के बॉन्ड्स की अदायगी ज़र मुबादला के ज़खायर में मजीद कमी कर देगी, और बैरूनी कर्जों की अदायगी के लिए भी ज़र मुबादला के ज़खायर ना होने के बराबर ही समझें। पाकिस्तान का कर्ज और जीडीपी तनासब यानी डेट टू जीडीपी रेशो 70% से ज्यादा है, और तखमीनों के मुताबिक सिर्फ कर्जों पे सूद की अदायगी अदायगी रवा साल हुकूमत की आमदनी का 50 से 60% तक हो जाने का खदशा है, और इसे दुनिया की मईशत का बदतरीन तनासब करार दिया जा रहा है। बैरूनी कर्जों के अलावा डोमेस्टिक कर्जे यानी मुल्की बैंकों से हासिल किए गए कर्जे भी पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मसला है, जो कि कुल कर्जों का तकरीबन 60% है और कर्जों पे सूद के 85% तक मुश्तमिल है। कर्जों के बोझ के अलावा महंगाई सबसे बड़ा मसला है। टैक्सेस और गैस और बिजली के बिलों में इजाफे के साथ साथ रुपए में गिरावट की वजह से महंगाई 30% से ज्यादा है, यानी जो मौजूदा सूरत हाल है, और माहिरीन के मुताबिक रुपए में मजीद गिरावट हो सकती है। तो तौला साहब, ये तो इस वक्त हमारे पास सिचुएशन है। सो गिवन सिचुएशन हम आगे बढ़ने जा रहे हैं आईएमएफ के साथ, जो 24th हमारा प्रोग्राम चलेगा। उसमें आपको क्या लगता है कि ये जो आने वाली हुकूमत है इन्हें किन बेसिस के ऊपर निगोशिएट करना होगा उनके साथ? प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने इकोनॉमी के बारे में जो भी डिटेलिंग आपके पास थी आपने मेंशन की, एंड आई एम हैप्पी दैट आप इसको बहुत डिटेल में लेके चलें, और आपका इब्तदाइया जो था वो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव था। उसने पाकिस्तान की मईशत के तमाम मसाइल को, लगभग तमाम मसाइल आपने बयान फरमा दिए। देखिए, सबसे पहले हम चलते हैं कि किस इकोनॉमी को किस तरीके से हम लेके चले, कि क्या ऐसा गलत हुआ कि हम आज इस नहज पे पहुंच चुके हैं। आईएमएफ से हमने 2013 में भी प्रोग्राम नेगोशिएट किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह 2016 अक्टूबर तक हमने इसको सक्सेसफुली मैनेज किया। जब सक्सेसफुली मैनेज किया, उसमें सक्सेसफुली मैनेज का मतलब ये नहीं था कि आईएमएफ ने जो अहदाफ दिए थे वो हमने पूरे किए, बल्कि आईएमएफ की सरप्राइज थी कि कोई ऐसा मुल्क भी है जिसका नाम पाकिस्तान है, जिसने हमारे अहदाफ से बढ़ के बहुत अच्छा अच्छा काम किया। यानी आपको मैं बता देता हूँ, आपकी इन्फ्लेशन जो थी वो 12% से 4% पे आ गई थी। आपका जो इंटरेस्ट रेट था वो 8 या 9% से 5% पे आ गया था। आपकी जीडीपी ग्रोथ 1.5% से 5% पे पहुंच गई। आपकी जो टैक्स टू जीडीपी थी एवरी ईयर 1% से बढ़ती जा रही थी, और आपका राइट। प्रोग्राम आपने सक्सेसफुल एंड किया। क्रिस्टीना लेगार्ड जब इस्लामाबाद आई, उन्होंने कहा कि जी ये मेरे लिए वंडरफुल है कि पाकिस्तान हैज कंप्लीटेड द प्रोग्राम वेरी सक्सेसफुली, एंड आई विश कि पाकिस्तान को आइंदा किसी प्रोग्राम की जरूरत ना हो। तो हमने ऐसी क्या गलती की कि 3 सालों में आप इस नहज पे पहुंच गए कि आप आईएमएफ के पास दोबारा भी गए। उनकी तमाम शरायतें जो हम समझते थे हमारे मुल्क के लिए, हमारी आवाम के लिए ठीक है या नहीं है, हमने माननी पड़ी, और अभी भी हम मान रहे हैं और आइंदा भी मानेंगे। सबसे पहला मसला ये हुआ कि आपने जब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी की तो इसका रिजल्टेंटली आपने इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी देखी। तो सबसे पहला फैक्टर ये था।
दूसरा जी। फैक्टर ये था कि आपकी मईशत जो है डॉक्टर साहब, उसके दो बड़े इंपॉर्टेंट जुज हैं। एक ये है कि आपकी पैरेलल इकोनॉमी बहुत बड़ी है, और इसकी वजह ये है कि आज भी इंडिया में भी एक पैरेलल इकोनॉमी जो बनती है वो, और दुनिया में तो खैर कम बनती है, इंडिया में अब कम हो रही है, वो आपकी एग्रीकल्चर और रियल एस्टेट होती है। हमारे यहाँ रियल राइट। एस्टेट ट्रांजेक्शन में दरेक तरीके से लोगों ने इस्तेमाल किया रियल एस्टेट को, और हर स्टेक होल्डर ने किया। दूसरी तरफ आपकी जो एग्रीकल्चर है, उसकी जितनी भी प्रोडक्ट है, एक तो वो प्रोविंशियल टैक्सेशन के जुमरे में आती है, दूसरा आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि वो सारे आरतीज वगैरह जितने भी डील करते हैं वो कैश में डील करते हैं, उसमें कोई फाइनेंशियल इंक्लूजन नहीं है। तो यानी वो ग्रे डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी है वो हमारी सारी। ऐसे ऐसे इकोनॉमी को ना, जिसको हम कहते हैं फ्रैक्चर्ड इकोनॉमी को, आप दो तरीकों से चला सकते हैं। या तो आप बिल्कुल इसको पैरेलल इकोनॉमी को खत्म करें और बिल्कुल जैसे नॉर्मल इकोनॉमी ऑपरेट करती है यूरोप में, अमेरिका में, दूसरे एशियन कंट्रीज में, आप ऐसे कर लें। नहीं तो आपको अगर इसको कर्व करना है तो स्लोली कर्व करें, और उस वक्त तक आपके इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए, और आपकी जो पैरिटी हो करेंसी की वो मैनेज होनी चाहिए। ये आपकी राइट। मीशत का खासा था। हमने कौवे की तरह हंस की चाल चलने की कोशिश की और हम मार खा गए। हमारे वो पास जैसे ही जरा इसे ये पार्ट एलैबोरेट कर दें कि आपका इशारा इस तरफ है कि ये रिफॉर्म्स की तरफ चले जाते हैं बजाय इसके कि गिवन सर्कमस्टांसेस में चीजों को आगे लेके बढ़ें। ये दे गो 2-3 स्टेप्स बैक कि हम एफबीआर मेरे रिफॉर्म पास कर लें। हमारे हमारे यहाँ ये एक अजीब सी मिथ हो गई है, जो मैं भी समझता हूँ कि ठीक भी है, कोई इसमें गलती नहीं, मगर हमारी टाइप की जो इकोनॉमीज है ना, इनको प्रॉपर इकोनॉमिस्ट नहीं रन कर सकते। उनकी एक जी। बुकिश नॉलेज होती है सरसरी। उन्होंने आगे आईएमएफ की रेसिपी पे जाना है। वो कहते हैं ग्रोथ को स्लो करो। जब ग्रोथ आप स्लो करते हो तो आपकी एम्पल अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं, आपकी इंप्लॉयमेंट कम हो जाती है, आपके इन्फ्लेशन बढ़ जाते हैं। तो जब राइट। इन्फ्लेशन बढ़ता है आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जी। जाता है तो आपकी ग्रोथ दोबारा नीचे आ जाती है, फिर आपकी जी। अनएम्प्लॉयमेंट एक विकसित सर्कल में आपको फंसा देते हैं। और आप सबसे बड़ा मसला आपका ये होता है कि आप इंपोर्ट खोल देते हैं। जब आप इंपोर्ट खोल देते हैं अननेसेसरीली, तो अनफॉर्चुनेटली आपका करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो बढ़ जाता है। जब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है, फिर आप आईएमएफ के पास जाते हैं और आईएमएफ आपको अपनी शराइत पे लेके आता है। वो शराइत इतनी कड़वी गोलियों की तरह होती है कि जिसको हम वी कैन नॉट स्वॉलो इट। मगर यस। अनफॉर्चुनेटली हमने इन चीजों को माना। आप देखें 2018 में हुकूमत जाने से पहले अनफॉर्चुनेटली हमने इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाया और डॉलर की पैरिटी भी बढ़ाई। तो जब मैंने उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर साहब से पूछा तो उन्होंने कहा मैंने आईएमएफ में काम किया, मुझे पता है आईएमएफ क्या आके मांगेगा। तो ये इन And स्टूडेंटों जी Mr. Ishaq Dar was the finance minister at the time you're talking about. मिफ्ता इस्माइल की बात Mr. Ismail sir. Right. मेरे भाई हैं। तो उनको मैंने ओपनली एक फंक्शन में आई कैप के कहा था कि अगर आप कहते हैं कि आईएमएफ के हिसाब से आपने ये काम कर दिया है तो आप मुझसे लिखवा लें, आईएमएफ विल से डू मोर नाउ, एंड दिस इज व्हाट इट हैड हैपेंड। जब असद उमर साहब आए, उन्होंने एक साल तक या 6 महीने तक वो सिर्फ इस शशोपंज में रह के जाना है नहीं जाना। अब वो और असद उमर साहब तो वो was financial version of Hamlet who remained in a state of indecisiveness for a long time. So ये देखिए असद we उमर की have बात नहीं होती। असद उमर जी कुछ नहीं कर सकते अकेले। एक पूरी मईशत की टीम होती है जिसमें इमरान खान साहब को लीड लेनी चाहिए थी, उन्होंने नहीं ली। वो अगर ले यस लेते तो मेरा ख्याल है इतना चलो आप चले गए। जब आप गए तो आपने आईएमएफ की कंडीशन माननी शुरू की, और पहली कंडीशन ये थी कि आप असद उमर साहब को हटा दें। या ठीक है। फिर या हफीज शेख को लाए, वही प्रॉपर इकोनॉमिस्ट थे, मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मगर उन्होंने भी वही पहले ग्रोथ स्लो करने की बात की। जब ग्रोथ स्लो करने की बात की तो वही इन्फ्लेशन बढ़ा, आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़े, आपकी या सारी, और करंट अकाउंट डेफिसिट आपका कंट्रोल में आ गया। पहले साल But जब अभिषेक slowing साहब the थे growth, नेगेटिव। Rana sir, sorry for interrupting you. Slowing the growth is also makes things look good ना, इसलिए कि आपने ग्रोथ स्लो कर दी तो फिर जाहिर है कि जब आपने हर चीज फ्रीज कर दी, आपका डॉलर स्टेबल हो गया, आपकी करेंसी स्टेबल हो गई, फलाना, तो अपेरेंटली लुक गुड।
but they are नहीं, not good actually. आपने क्या किया, आपने चलती गाड़ी पे ना वो रेसिंग कार पे टायर पे आपने जब वो फास्ट स्पीड पे थी तो आपने उस पर शूट आउट कर दिया और वो पंक्चर हो गई और आपने उसको टॉक्सी टर्वी करके छोड़ दिया। हाँ जी, तो और ये आपने होता कहा कि अब हमें एक्सीडेंट का कोई खतरा नहीं रहा क्योंकि अब गाड़ी तो खड़ी हो गई है। गाड़ी सो तो खड़ी। ये यार, अब आगे चलते हैं जरा। तो ये जो अब इस वक्त सिचुएशन है, अब तो जाना ही है ना 24वें प्रोग्राम में, मार्च में, इट्स नॉट फार अवे, ओनली मे बी यू कैन काउंट द डेज। तो इसमें अब ये जो थिंक टैंक, ये जो गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, इनके पास वो कैसा थिंक टैंक होना चाहिए? हाउ डू यू सी, इफ यू हैव टू एडवाइज द गवर्नमेंट, ये तो ये क्या करें और इनका क्या कोर फोकस क्या होना चाहिए व्हेन दे आर नेगोशिएटिंग द प्रोग्राम? डॉक्टर साहब, सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि आप अपने एस्टिमेट दें इनको कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो सबसे मदर ऑफ ऑल इवल है वो आपकी डिवैल्यूएशन है, और डिवैल्यूएशन आपको करनी पड़ती है करंट अकाउंट डेफिसिट की वजह से। यस। इकोनॉमिक इल की जो जड़ होती है ना वो डिवैल्यूएशन है। तो ओके। आपको मैं एक बात बताता हूँ, करंट अकाउंट डेफिसिट पे अभी हमारी टीम ने, मेरे पास अपनी एक टीम मौजूद है जिसपे हम काम कर रहे हैं कि हम किस तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट को या तो बहुत मिनिमम कर दें, आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे जाएं, सरप्लस एक्सपोर्ट पे जाएं, लोकल प्रोडक्शन में आप बायंसी लाएं, लोकल मईशत में आप बायंसी लाएं, और करंट अकाउंट डेफिसिट को या तो मिनिमम कर दें या सरप्लस में लेके आए। ये आपका पहला स्टेप होना चाहिए, चैलेंज ये है। दूसरी बात ये है कि 30% या 28% की इन्फ्लेशन मैं नहीं समझता सस्टेनेबल है फॉर एनी इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ठीक है जी। तो आपको कम से कम 5, देखिए अभी आप भी नेगेटिव इंटरेस्ट पे ऑपरेट कर रहे हैं। अगर फर्ज करें 27% आपकी इन्फ्लेशन है और अगर 21% आपका काइबोर रेट है या टी बिल का रेट है आपको जो मिलता है, तो आप 6% नेगेटिव पे जा रहे हैं। तो आपको 6 से ज्यादा लेके जाना पड़ेगा इन्फ्लेशन कम कर करके, या इस डेल्टा को बरकरार रखना पड़ेगा, इन्फ्लेशन कम करनी पड़ेगी। इन्फ्लेशन कम करने के लिए आपको सबसे बड़ी जो रेसिपी है वो 2-3 रेसिपीज होती हैं। एक, आपको अपनी करेंसी को प्रॉपर वैल्यूएशन के हिसाब से लाना पड़ेगा जो आज के दिन में है, और आज के दिन में क्या बात है, ये कैसे होता है? ये उसकी प्रॉपर वैल्यूएशन में फ्री फ्लोटिंग में फ्री फ्लोट करने दें करेंसी को? फ्री फ्लोट सट्टे के साथ आप कभी फ्री फ्लोट नहीं कर सकते। फ्री फ्लोट उस वक्त होता है जब आप एक्सचेंज कंट्रोल को पूरे तरीके से एक्सरसाइज कर लें। ये तो नहीं है ना मादर पिदर आजाद कर दूं जिसकी जो मर्जी आए करता रहे, तो मादर पिदर आजाद हम नहीं कर सकते। हाँ, हमें ये जरूर करना है, फ्री फ्लोट का मतलब ये है कि आप बाइंग सेलिंग करें। आईएमएफ की रेसिपी क्या है कि आप इंपोर्ट खोल दें। जी मैं इंपोर्ट नहीं खोल सकता, मेरे जो लग्जोरियस आइटम है उनको मैं इंपोर्ट नहीं खोल सकता। मेरे कुछ ऐसी आइटम्स है जहां पर मुझे लगता है कि मुझे लोकल प्रोडक्शन सही से लेनी है, जैसे एग्रीकल्चर है, वीट। इससे पिछले साल हमने $968 मिलियन की वीट इंपोर्ट की है। तो आप मुझे एक बात बताएं, कुछ सस्टेनेबल इकोनॉमी हो सकती है? हमारी मुल्क की वीट की प्रोडक्शन बहुत कम है, हमारी एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन 23% है। हमारे पास 9.1 मिलियन हेक्टर जो SIFC का एस्टिमेट है वो अब अभी कल्टिवेबल लैंड पड़ी हुई है, which is 33% of what you are cultivating right now। तो अगर आप where I wanted to come, talking of wheat, ये बताइए कि अब ये जो बजट आएगा 2024 का जून में, उसमें ये अब IMF वाले तो ये इंसिस्ट करेंगे, प्रेस करेंगे कि आप अपनी सब्सिडीज को वेव ऑफ करें, ये खत्म कर दें। तो ये जो आप बात कर रहे हैं, हमने वीट इंपोर्ट किया है इतने पैसों का, तो उसमें हमें यहाँ सब्सिडी देने की जरूरत है ना अपने सब्सिडी नहीं, हम उनको सपोर्ट प्राइस देते हैं सर। सपोर्ट देखिए, आप जब वीट इंपोर्ट करते हैं ना, तो वीट इंपोर्ट करने का मतलब है आपने बाहर से आज इंटरनेशनल रेट को उठाइए। अगर आप आज हमारे किसान को इंटरनेशनल रेट देते हैं पाकिस्तानी प्राइस में, आपके लिए आसानी है, क्योंकि जब वहां से वो वीट आती है, चल के आती है, उसका आपको एक कार्टेज देना पड़ता है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की एक कॉस्ट है, वो सारी कॉस्ट आपकी बच जाती है। तो सपोर्ट प्राइस देना कोई बड़ी बात नहीं है, बस सपोर्ट प्राइस सब्सिडी आर नॉट द सेम थिंग, क्योंकि सब्सिडी अगर आप कंज्यूमर को दे रहे हैं या प्रोड्यूसर को सपोर्ट प्राइस दे रहे हैं तो पैसे तो गवर्नमेंट की जेब से जा रहे हैं ना।
इज इट नॉट सपोर्ट प्राइस का मतलब मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं होता कि आप सब्सिडी दे रहे हैं। सब्सिडी आप किसान को कहाँ देते हैं? सब्सिडी आप किसान को दे रहे हैं, फर्टिलाइजर की सब्सिडी दे देते हैं आप, जी, वो आपको नहीं देनी चाहिए। अगर आप वो नहीं चाहिए। लेवल प्लेइंग की बात करेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको इंटरनेशनल प्राइस पे बाई कर रहा हूं आपसे वीट, तो आप मुझे इंटरनेशनल प्राइस पे उसकी इनपुट की भी कॉस्ट दो। आप किसान टैक्सेशन नहीं दे रहा, वो टैक्स भी दे फिर। तो ये सारी चीजें हैं जिसको हमें मरूज खातिर रखते हुए सारी सब्सिडीज को पैक या हम्म, अनपैक करना पड़ेगा। तो हम्म, आपको पहले करंट अकाउंट डेफिसिट को सरप्लस में लाना है। हम ला सकते हैं, हमने तो पूरी वर्किंग की हुई है। इंशाल्लाह हम प्रेजेंटेशन भी करेंगे इस पे और एक सेमिनार राइट। करेंगे। दूसरा आपका सबसे बड़ा है आपका टैक्स रिफॉर्म्स। मैं खुद टैक्स रिफॉर्म्स कमीशन का चेयरमैन रहा एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट, और हमने एक रिपोर्ट बनाई थी जिसमें हम 25 खरब के नए डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूँ, इनडायरेक्ट की नहीं कर रहा। हमने आइडेंटिफाई किया जो मैं ये चाहता हूं कि जिसका हिस्से का जितना टैक्स बनता है वो दे। मैं आपके हिस्से का टैक्स ना दूं, ना आप मेरे हिस्से का टैक्स दो। आपकी फेयर जेब एनफ। पे जितना आप कमाते हैं उतना आप दें। इक्विटी बेस्ड होना चाहिए, जो कि जो एडम स्मिथ का कैनन ऑफ टैक्सेशन है उसमें भी मौजूद है। तो मैं ये समझता हूं वो उसको आप इंप्लीमेंट करें। उसको जब आप इंप्लीमेंट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इक्विटी जब क्रिएट होगी तो इंशाल्लाह आपको आइंदा कभी कोई प्रॉब्लम नजर नहीं आएगी। और आपको पता है ना, फिजिकल डेफिसिट जब ट्विन डेफिसिट होता है, करंट अकाउंट डेफिसिट एक फिजिकल डेफिसिट। फिजिकल यस, डेफिसिट का मतलब है आपके जो इनकम है वो आपके अखराजात से बहुत कम है। अच्छा, दूसरा एग्जैक्टली। आपने जैसे खुद कहा आपने कि 7,300 ट्रिलियन बिलियन हमने कहा था कि जी हम डेट सर्विसिंग रखेंगे, अब वो बढ़ के 8.3 हो जाएगा। तो यस, 7.3 ट्रिलियन का मतलब है 1% पे 400 बिलियन रुपीज हमें देने पड़ते हैं। एक राइट। परसेंटेज दिस इज तो अगर बिकमिंग हम वेरी पांच इंगेजिंग। अगर हम 5% कम करें, ये प्लीज जी, कंप्लीट कीजिए बात। जी नहीं, आप आपका बात कंप्लीट कीजिए। अगर हम 5% कम करते हैं ना इंटरेस्ट रेट को, अगर इन्फ्लेशन में कमी लाके अगर हम नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पे चलते हैं जैसे हम कोविड में चलते रहे, दुनिया चलती है ऐसी बात नहीं, हम सिर्फ अनोखी अपनी बात कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको 2000 अरब यानी 20 खरब 2 ट्रिलियन के आप पैसे बचा सकते हो, जो फिजिकल डेफिसिट कम होगा। तीसरी तरफ अगर आप टैक्स रिफॉर्म्स करके ये 25 खरब या आप 2.5 ट्रिलियन रुपीस अगर आप मजीद टैक्सेस कलेक्ट कर लेते हो सिस्टम में ठीक करके, जिसकी रिपोर्ट तैयार है, तो आप राइट। आराम से अपना फिजिकल डेफिसिट जो 7.5% से प्लस होता है वो 4.5% पे ला सकते हो। जी, जब आप जी। 4.5% पे ले आओगे तो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें ठीक होनी शुरू हो जाएंगी। राइट। अच्छा, करेंसी की जो आज की वैल्यू है, मैं समझता हूं जो मेरी वैल्यूएशन है और मैं बड़े वसूख के साथ कह सकता हूं, मैथमेटिकल मॉडल के हिसाब से कह सकता हूं, 250 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। ये 30 रुपए का जो आपका इस वक्त जो प्राइस जंप है बिकॉज जस्ट टू सपोर्ट एक्सपोर्ट, आई थिंक दिस इज नॉनसेंस। आप मार्केट वैल्यू पे लेके आए इसको, 250 के करीब लेके आए इसको आप करेंसी को, जो कि आपका वैल्यू बनती है। फ्री फ्लोट में भी आप बना लें या रियल यानी इफेक्टिव एक्सचेंज, ₹250 का डॉलर होना चाहिए हमारे यहाँ। 250 से ऊपर तो होना भी नहीं चाहिए। राइट, और ये राइट। मैं नहीं कहता, वेरी कहीं में इंपॉर्टेंट ब्लूमबर्ग की भी रिपोर्ट यही है। सजेशन फॉर द गवर्नमेंट। मुझे आपकी सारी बातों से, नाउ दिस इज अ वेरी एंगेजिंग डिस्कशन फॉर मी। आपने फिस्कल डेफिसिट की बात की, तो फिस्कल डेफिसिट इन द प्रेजेंस ऑफ द करंट गवर्नमेंट साइज, जो कि आपके जीडीपी का ऑलमोस्ट 22% कंज्यूम कर रहा है, तो ये फिस्कल डेफिसिट कैसे रिड्यूस होगा? सो वी हैव टू पे अटेंशन टू दिस पार्ट एज वेल। और मेरा ख्याल है आईएमएफ ने भी ये बातें की हैं। और फिर सब्सिडीज जो है, जब हम ग्रोथ की बात करते हैं, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी और गैस सब्सिडीज हमारी इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर के लिए नहीं होगी, तो हाउ विल दैट हैपन? इस पे थोड़ा कमेंट कर दीजिएगा। सर मैं एक बात बताएं, आज एक फर्ज करें किसान को हम बोरी, हम कहते हैं 3500 रुपए की फर्टिलाइजर की बोरी देंगे, यूरिया की। यस। आप मार्केट में उठा लें, इंपोर्टेड बोरी है 6000 रुपए की, ठीक है। आपकी कमी की वजह से 2500 रुपए के फर्क की वजह से आधे से ज्यादा माल स्मगल हो जाता है। हम्म। तो आपको क्या फायदा हुआ? कॉस्ट आप अपनी किताबों में चार्ज कर रहे हैं, रेवेन्यू आप अपने नेबरिंग कंट्रीज को दे रहे हैं। या तो आपकी बॉर्डर इतनी सख्त हो कि आप स्मगल ना होने दें। दूसरा ये है कि सबसे बड़ा जो कमीशन है वो डीलर्स का होता है, तो डीलर कमीशन ले लेते हैं, किसानों के हाथ तो कुछ नहीं लगता। हम्म।
या तो आप एक निजाम ले लें कि किसान डायरेक्ट ले ले फैक्ट्रियों से जाके और डीलर को आप बीच में से निकाल दें, तो बात अभी भी कुछ समझ आती है, वरना कोई फायदा नहीं है। आप बता रहे हैं, मैं लेट मी इलैबोरेट इट फॉर माई सेल्फ कि जो सब्सिडी है उसका किसान को बराह रास्त फायदा नहीं होता, सो देयर इज नो नीड टू डू दैट। या आप करें बैंकों के थ्रू करें। भाई अगर एक मैं किसान हूं, बैंक मेरे पास है, जो स्टेट बैंक ने शुरू किया था 2 साल पहले, और हबीब बैंक ने मेरे सामने, मुझे उन्होंने प्रेसिडेंट ने औरंगजेब साहब ने बताया कि व्हेन वी कैलकुलेटेड द कॉस्ट देयर वाज अ ह्यूज डिफरेंस इन द कॉस्ट, जो आरतियों से वो लेके या गवर्नमेंट से लेके करते थे, और जो बैंकों ने सीड दिए, बैंकों ने लोन दिए, बैंकों ने इनको खाद सप्लाई की, तो उसका डिफरेंस ही कुछ और था। Right. So this makes the whole thing very clear to me. ये तो Let's move to the, yes, ये मुझे समझ आ रही है बात कि आप कह रहे हैं कि मैं ये आपको बताता हूँ प्राइवेटाइजेशन। मैं yes. प्राइवेटाइजेशन के बोर्ड पे रहा, पीआईए का ये फार्मूला जो अब ये करने लगे हैं, बड़ा तमगा लगा रहे हैं लोग हमारे, वो तो 6 साल पहले बोर्ड कर चुका था। एक पॉलिटिकल विल नहीं थी आपकी। yes. अच्छा, स्टील मिल ये 6 साल पहले हम कर चुके हैं, पॉलिटिकल विल नहीं है। डिस्कोर्स का तो ये मिनट्स में लिखा हुआ है कि जी 10 डिस्कोर्स है अदर देन के इलेक्ट्रिक, आप सेट बना दें, एक बेस्ट परफॉर्मर, एक वर्स्ट परफॉर्मर, यानी 1 and 10, 2 and 9, 3 and 8, 7 and 5 and 6, 4 and 7, ये बना लें। आप ओपनली करते हैं, आप कहें जी 10 साल तक आप चलाओ, गवर्नमेंट उसमें पैसा नहीं डालेगी, 10 साल बाद हम वैल्यूएशन करेंगे, यू विल गेट द फर्स्ट राइट ऑफ रिफ्यूजल, आप लेना चाहो ले लेना, नहीं तो कोई और ले लेगा। तो सर ये तो प्रैक्टिकल स्टेप्स आ गए थे, ये पीटीआई के पास भी थे, नून लीग के पास भी। तो अगर कोई अमल दरामद ना करे तो उसमें तो कोई कुछ नहीं कर। ये वो दैट्स एंटायरली अ डिफरेंट थिंग। चले जरा इस पे क्विकली कमेंट कर दीजिएगा कि ये जो फिस्कल डेफिसिट है इसका, और तो ये गवर्नमेंट साइज को रिड्यूस किए बगैर नहीं हो सकता, तो इसमें हाउ वुड यू एडवाइस द गवर्नमेंट कि अभी क्या करना चाहिए? मैं आपको बताऊं, टोटल एक्सपेंडिचर का, गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर इतना बड़ा नहीं, ये सिंबॉलिक है कि बिल्कुल खर्चे कम होने चाहिए, खर्चे कम होने चाहिए। बल्कि मैं आपको कहता हूँ, मैं खुद, मैंने बहुत सारे मिनिस्टरों ने हमारे की, बट इब्तिदा में आई वाज द फर्स्ट वन जिसने कहा था कि जी मैं कोई रेन्यूमरेशन नहीं लूंगा, और कोई हमने इन्वॉल्वमेंट नहीं ली, रहना खाना पीना सब अपना था। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने दिया है, इस मुल्क ने बहुत कुछ हमें दिया है, तो कुछ दिस इज टाइम टू रीपे। 850 बिलियन रुपए का तो खाली हमारा ये बिल है, जो पेंशनें जा रही हैं। ये देखिए, पेंशन एक अलग चीज है। पेंशन को भी मैं कहता हूं कि आइंदा सर्विस के लिए पेंशन आप खत्म करें। जो आप पहले सर्विस में लाए लोग जिनको पेंशन थी, उसका पेंशन फंड भी बना सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर अब वो एड्रेस दिस प्रॉब्लम नहीं, वी कैन एड्रेस इट, ऐसी बात नहीं है, बट फ्यूचरिस्टिक व्यू लेना पड़ेगा। हाँ, गोइंग इन द पास्ट वी कैन नॉट डू, past cannot be undone, but future we can think about. चलिए लास्ट क्वेश्चंस की तरफ आ जाते हैं। हमारे पास तकरीबन 6-7 मिनट हैं अभी। अब ये है कि हमने बहुत अभी जुलाई में रीपे करना है, पाकिस्तान ने एक साइजेबल अमाउंट इन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, तो उसके लिए पैसे कहाँ से आएंगे यहाँ? तो फिर वही एक कर्जे लेके दूसरे कर्जे की अदायगी, ये तो विशेष सर्कल ही चलेगा फिर आगे। इसको कैसे? मैं आपको एक बात देखें, सबसे बड़ा जो आप कहते हो ना, मैं आपको बड़े वसूख के साथ कह सकता हूँ कि ज्यादातर कर्जे जो होते हैं ना, G2G होते हैं, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होते हैं। राइट। हम वो सारे रोल ओवर हो जाते हैं। ये कल भी मैं किसी टॉक शो में यही बात कर रहा था कि यार इसको इस तरीके से रंग ना दिया करें कि लोग परेशान हो जाए, तो ये पॉजिटिव बात करनी चाहिए, ये रिजॉल्व हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपको कहता हूं जो बॉन्ड की पेमेंट, हम वर्स्ट से वर्स्ट केस में, जब हमारे पास हमारे रिजर्व जो थे $4 अरब पे भी रह गए थे, तो भी हमने पे किए थे। देखिए, इंपोर्ट के अल्ले तलल्ले हम नहीं कर सकते, आपको एक्सपोर्ट नहीं है। और इसमें जो SIFC का किरदार है, मुझे पता है जब जुलाई में हमारी हुकूमत ने बनी थी SIFC, उसको 6 महीने तक मेरा ख्याल है इस केयर टेकर ने सही से काम ही नहीं करने दिया। और केयर टेकर में मैं तो ये समझता हूं कोई डिसीजन मेकिंग हुई ही नहीं है। आप मुझे बताएं, एग्रीमेंट हम आगे हैं? Exactly, that's what I was referring to कि इन्होंने हर चीज फ्रीज करके, डॉलर जब कुछ आप कर ही नहीं रहे हैं, तो फिर तो ग्रोथ रेट तो आपका जीरो पे आ गया। 280 पे डॉलर and you say डॉलर देके गए थे इनको,
और इनकी नाअहली की वजह से 307 रुपए पे आ गया सेंट्रल बैंक और 345 रुपए का मार्केट। अब वो पाकिस्तानी फौज ने और इंटरफेरेंस दिस पॉइंट, आपने कहा कि ये रीपेमेंट ऑफ लोन से कोई मतलब है, कोई नाइट मैरिज इशू नहीं है, ये तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात तय हो सकती है। यही होता है। देखिए, फॉरेन पॉलिसी विल हैव टू प्ले अ वेरी क्रूशियल रोल इन सेटलिंग दिस मैटर। यानी अगर हमारी पॉलिसी सेट हो जाती है, अगर आपकी फॉरेन नेबर फ्रेंड्स को अगर आपकी हुकूमत पे एतमाद होगा तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। So this can be fixed. Nobody wants, our friends never want Pakistan to be defaulted. Yeah, okay, last question. ये है कि जी अब ये प्लानिंग डिवीजन और मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज, बोर्ड ऑफ कॉमर्स, are they strategically aligned for one window operation to help support the economic wheel for running forward? इनके बारे में आप एक वर्ड ऑफ एडवाइस दे दीजिए। If they are not, then they have to be. I mean, I'm sorry to say, but ये हम circumstances अभी जो इस वक्त गवर्नमेंट फॉर्म हो रही है, कोalition बिटवीन, मैं इस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक डिप्टी प्राइम मिनिस्टर लाएं, वो सारी इकोनॉमी को कंट्रोल करे, यानी कि कॉमर्स, फाइनेंस, पेट्रोलियम, इंडस्ट्री, आईटी, ये प्राइवेटाइजेशन, इकोनॉमिक अफेयर डिवीजन। वो डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर शुड बी एन एपॉलिटिकल पर्सन। अगर इफ आई एम रीडिंग बिटवीन द लाइंस करेक्टली, तो आप कह रहे हैं कि ये जो हमारी इकोनॉमी के सारी मिनिस्ट्रीज और मैटर्स हैं, इसे डीपोलिटिसाइज करके किसी टेक्नोक्रेट के अंदर दे दिया जाए। कभी भी नहीं चला सकता। टेक्नोक्रेट ने माजरत के साथ जितना सत्यानाश किया, इतना किसी ने नहीं किया इंडिया के अंदर। दिखा ले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कैसा होना चाहिए, उनकी क्या काबिलियत होनी चाहिए, क्या उनकी? देखिए, उसको इकोनॉमी का पता होना, उसका इकोनॉमी की पल्स का पता होना चाहिए। मैं आपको नाम ले सकता हूँ, चले साथ डार होना चाहिए। आप जो भी उसकी मुखालफत करें, मैं आज उससे ज्यादा, आप ये लास्ट भी IMF का जब एग्रीमेंट हुआ था, हम तो $6 अरब की हम स्कीम बना चुके थे अपनी जी, मगर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा, लबैक सबने कह दिया, वरना हम तो बजट में आपने देखा होगा $1,00,000 तक की हमने कहा रेमिटेंस हम अलाउ कर देंगे। आप अलाउ करें, पाकिस्तानियों के पैसे वापस आएंगे। इसहाक डार साहब अगर फाइनेंस मिनिस्टर बन जाते हैं और डेप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाता है उन्हें, तो वो इस व्हील को अच्छी तरह फिक्स करके आगे चला लेंगे। मैं आपको कह सकता हूं, अगर उनकी कमांड में दी गई और उनकी सुनी गई। अच्छा, ये भी शर्त आप रख रहे हैं कि उनकी सुनी भी जाए, तो पहले नहीं सुनकर आए। अगर आप मुझे बना दें, मैं रिफॉर्म रिपोर्ट लिख के बैठा हुआ हूं, मेरी कोई सुने ही ना, तो फायदा क्या होगा? या तो आप ये कह रहे हैं कि डेट का हमने प्लान बनाया, हमने करवानी की, IMF एग्री करे, आगे कोई सुने ही ना, तो मैं क्या करूं? तो जब आप मिनिस्टर थे तो आपकी भी नहीं सुन रहे थे? यू वर ओनली देयर टू वार्म द सीट। मैं तो ऑपरेशनल साइड पे था ही नहीं। अल्लाह ने शुक्र ये किया था कि मैं तो रिफॉर्म साइड पे था, तो रिफॉर्म की रिपोर्ट मौजूद है। देखिए, बात ये होती है, मैं उस वक्त ये बात करूं कि जब मैंने परफॉर्मेंस ना दी हो। मेरी तो रिपोर्ट मौजूद है, मेरे प्रपोजल मौजूद है, मुझे कुछ कहने, मैंने मेन्यू कार्ड दे दिया, अब आप जिस वक्त चाहे सेलेक्ट कर लीजिए। मैं अगली गुफ्तगू में आपसे आपकी वो जो प्रपोजल्स हैं, वो जो सारा आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, तो मैं चाहूंगा कि वो आप हमारे साथ शेयर कर दें। आज के लिए इजाजत दीजिए, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। तो नेक्स्ट राउंड में हम आपकी वो चीजें आपसे समझना चाहेंगे, देखना चाहेंगे।